हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है और उसका वीडियो जो है चैनल पर अवेलेबल है। आप लोगों से अनुरोध है कि उस वीडियो को भी आप देखिए, पार्ट 1 को, उसके बाद पार्ट 2 को भी देखिए। ऐसे आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, दोनों आपको समझ में आएगा। वो भी पार्ट 1 भी समझ में आएगा, पार्ट 2 भी समझ। ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट मैंने पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 दोनों वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी के एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, किसी न किसी एसएससी सीजीएल में या सीएचएसएल एग्जाम में या मल्टीटास्किंग स्टाफ में या स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, तो जितने भी एसआई के एग्जाम में, तो जितने भी कंपटीशन एसएससी कंडक्ट कराती है, उन सारे कंपटीशनों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर लाया है और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्त, मैं आपको बता दूँ कि हम लोग ऑनलाइन स्टडी जो चैनल है हमारा, इसमें जो है 1000 सब्सक्राइबर हम लोगों ने पूरा कर लिया है। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है हर एक बंदे जो है कम से कम 5-6 जगह पर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, 5-6 ग्रुप्स में या अपने वॉल पर जो है इस वीडियो को पोस्ट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो तक पहुंच सकें और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें। और बिना डिले करते हुए अब जो है पार्ट 2 इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट करते हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक ऑनलाइन स्टडी को, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। हम हमेशा कुछ ना कुछ जो है कंपटीशन से रिलेटेड जो वीडियो होती है, जो आप डिमांड करते हैं, उस तरह का वीडियो आपके लिए लाते हैं। और इसलिए रेगुलर अपडेट के लिए आप जो है ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, जैसा कि हम आपको बोले हैं कि शेयर कीजिए। हर एक बंदे जो ये निश्चित कीजिए कि कम से कम 5-6 जगह पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जहाँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और हमने जो है एक फेसबुक ग्रुप भी बना लिया है, ऑनलाइन स्टडी का जो है एक फेसबुक ग्रुप भी बनाया हुआ है। उसका भी लिंक जो है इस वीडियो के नीचे हम डालेंगे। आप उस लिंक पर भी ऑनलाइन स्टडी का जो फेसबुक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो अभी 200+ स्टूडेंट है और वो लोग अभी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी उसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको भी कंपटीशन का तैयारी करने में मदद मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द टर्म कास्ट वाज डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब जो कास्ट वर्ड जो है सबसे पहली बार कहाँ से लाया गया, तो ये कास्ट जो वर्ड है ये पुर्तगीज ने लाया था, पुर्तगाली लोगों ने इंडिया में लाया था। जो कास्ट वर्ड है वो पुर्तगीज ने लाया था, पुर्तगाली ने। फिर है द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स, ग्रेटर इंडिया क्या डिनोट्स करता है, तो ग्रेटर इंडिया ये डिनोट करता है कल्चरल यूनिटी। आप जानते हैं कि हमारे देश में विविधता है, लेकिन इस विविधता में हमारी एक एकता है। अलग अलग कल्चर है, अलग अलग जो है सोसाइटी है, अलग भाषा है, लैंग्वेज है, सब चीज़ अलग है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग एक यूनाइट है, क्योंकि हम लोग सब एक इंडियन हैं। तो इंडियन ये कल्चरल यूनिटी है, यही चीज़ जो है इंडिया को महानता बनाता है, ग्रेटर इंडिया बनाता है। द 2 फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, दो जो डेमोक्रेसी का फॉर्म है वो क्या क्या है, तो वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में प्रेसिडेंट जो हेड होता है नेशन का, और हमारे यहाँ जो है कौन होता है हेड, हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर जो हेड होता है पार्लियामेंट का, और प्रेसिडेंट को जो है केवल एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है, लेकिन जो मेन पावर है वो पार्लियामेंट को है, प्राइम मिनिस्टर को मेन पावर दिया गया है। विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो B.R. अम्बेडकर थे, जिन्होंने कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने मुख्य रूप से एक आर्टिकल पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और उन्होंने कहा कि ये हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है, आत्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उन्होंने ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिमेडी की जो बात किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है ये हार्ट एंड सोल है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी क्या है, मतलब कि अगर जहां आपका फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट करता है
तो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एक रेमेडीज है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। इस तरह के बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स है, प्रावधान है, जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन आपके हर राइट को प्रिजर्व करता है, आपको हक देता है कि आप जो है अपने अधिकार के लिए लड़ सकें और आपको सही जजमेंट मिल सके। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो है सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट है, हम लोग सभी जो है इंडियन है, बस यही एक सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, दूसरा कुछ भी नहीं है। एक इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है, दो सिटीजनशिप नहीं है, तो सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में। और ये जो कंसेप्ट लाया गया था ये इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया था। और आप लोग जानते हैं जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट चलते हैं, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन, मतलब ड्राफ्टिंग कब खत्म हो गया था। हम बताएं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसका काम क्या था कि बहुत जगह से कलेक्ट करना है, जो भी रूल्स है, कानून है, आर्टिकल्स है, सब कलेक्ट करके उसको फाइनल रूप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अब देना है, उसको आर्टिकल के रूप में लिखना है। ये काम ड्राफ्टिंग कमेटी का था, जो कि काफ़ी टिपिकल काम होता है। तो ये जो बखूबी जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने निभाया था। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिख दिया, कंप्लीट कर दिया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। आप जानते हैं कि अगर प्रेसिडेंट भी गलती करता है तो उसके खिलाफ भी महाभियोग चलाया जा सकता है, इम्पीचमेंट किया जा सकता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये काफ़ी हालांकि कंप्लीटेड प्रोसेस है, लेकिन ये इंडिया में है मेथड्स की प्रेसिडेंट भी अगर गलती करता है तो उसके ऊपर इम्पीचमेंट हो सकता है। हालांकि अभी तक भारत के इतिहास में ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं हुआ है जिसके कि इम्पीचमेंट हुआ हो, उसे पद से इस्तीफा देना पड़ा हो इम्पीचमेंट के कारण से, तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये मेथड्स है, और ये मेथड जो है पूछा गया कि कहाँ से अडॉप्ट किया गया, कहाँ से लिया गया, तो ये USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। हम लोग जानते हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो कहीं ना कहीं से हर जगह से कुछ ना कुछ जो है हम लोगों को जो अच्छा लगा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन लोगों को जो चीज़ अदर कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा लगा उन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। तो भारत ने ये इम्पीचमेंट, जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो USA के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुआ, तो ये सबसे पहले ब्रिटेन में ओरिजिनेट हुआ था। द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, आप जानते हैं कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, उसका जो है प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन था, तो वो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का चेयरमैन कौन था, तो वो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो ये प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्या है, इसमें 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें देखिए, पहला है फेडरल, दूसरा है क्वासी फेडरल, तीसरा है यूनिटरी और चौथा है प्रेसिडेंशियल। तो जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, क्वासी फेडरल है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्वासी फेडरल। क्या मतलब होता है क्वासी फेडरल का, देखिए फेडरल का मतलब होता है कि डिवीजन ऑफ द पावर, मतलब कि पावर का बंटवारा। हमारे देश में क्या है कि पावर का बंटवारा है, कुछ पावर जो स्टेट गवर्नमेंट को मिला है, कुछ जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है। लेकिन इसको फिर भी लिखना चाहिए तो फेडरल तब होना चाहिए था, लेकिन इसको क्वासी फेडरल क्यों कहा गया है, इसको क्वासी फेडरल इसलिए कहा गया है क्योंकि जब कभी भी स्टेट जैसे कि अलग होने का मांग करने लगे या स्टेट कोई गलत काम करने लगे कि वो एक अलग विरोध का स्थिति आ जाए, इमरजेंसी का कंडीशन आ जाए, तो उस समय जो है सेंटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट से, इसीलिए इसे कहा गया कि क्वासी फेडरल है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, मतलब कि उस टाइम जो है स्टेट का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, और वहाँ पर जो है जैसा कि आप जानते हैं कि कितना बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति शासन बहुत जगह लगा, इमरजेंसी का कंडीशन आया है, तो वो जो है
इसलिए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जा सकता है कि ये क्वासी फेडरल है, मतलब आधा जो है डिवीजन ऑफ पावर है। तो जो मेन पावर है वो सेंटर गवर्नमेंट को ज़्यादा दिया गया है। कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, जो कैबिनेट सिस्टम, जैसे कि अभी हम जानते हैं कि इंडिया में क्या है, बहुत सारा कैबिनेट मिनिस्टर है, आपने सुना होगा, जैसे कि होम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है। तो और भी बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे देश में, डिफेंस मिनिस्टर है, तो ये सारा क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर है। तो कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये इसका जो है कंट्रीब्यूशन किसका है, किसने ये स्टार्ट किया था, तो ये ब्रिटेन ने स्टार्ट किया था। फिर है द कंसेप्ट ऑफ सोवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन, मतलब सोवरेन क्या होता है, सोवरेन पार्लियामेंट का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वही जो है रूल लॉन्ग टाइम तक के लिए चले। कुछ ऐसा रूल है जो कि कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन बाद में वो रूल को मतलब मॉडिफाई करना ज़रूरी होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा पावर दिया है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो उसको अलग अलग, जैसे नॉर्मल मेजोरिटी है, फिर और भी जो है बहुमत के द्वारा जो है 3/4, किसी में 1/3 मेजोरिटी ज़रूरत पड़ता है, सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाता है। तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न दिया है कि पार्लियामेंट चाहे तो कानून में बदलाव ला सकता है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो उसको जो है संपत्ति के अधिकार को जो है अमेंडमेंट करके 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को अधिकार से हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी नहीं रहेगा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो चीज़ हटाने का पावर, कुछ नया ऐड करने का पावर, इसी को कहा जाता है सोवरेन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट जो है हमारा सोवरेन है। तो ये जो है कंसेप्ट, सोवरेन का कंसेप्ट इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया था। फिर नेक्स्ट चलते हैं, द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे वो लोगों का क्या दिमाग में चल रहा था, उसका क्या सोच था, क्या आइडियल्स था, वो जो है हमारे देश के प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल में झलकता है। जो प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें दिखता है कि वो लोग क्या सोचते थे, हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर थे वो लोग क्या सोचते थे, किस तरह का भारत चाहते थे। नेक्स्ट चलते हैं, द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मतलब जो कंकरेंट लिस्ट है, देखिए पहले तो एक है कि स्टेट लिस्ट है, सेंटर का लिस्ट है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग लिस्ट है। लेकिन कुछ लिस्ट ऐसा है, जैसे लगभग 50 से 52 लिस्ट है लगभग, वो जो है कंकरेंट लिस्ट है, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर उस पर कानून बना सकते हैं। तो ऐसे लिस्ट को ही बोला जाता है कंकरेंट लिस्ट। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो कंकरेंट लिस्ट जो अडॉप्ट किया गया था वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, ये कंकरेंट लिस्ट। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हु इज द कस्टिडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टिडियन कौन है, तो वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस होता है, जो मेन जस्टिस होता है, वो उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। और वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कस्टेडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूटेड, कहता है पहली बार जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कब कंस्टिट्यूट किया गया था, तो ये जो है आज़ादी से पहले ही हुआ था, वो 1920 ईस्वी में कंस्टिट्यूट किया गया था। नेक्स्ट है कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज ए स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ, मतलब कि कानून का राज होगा, कानून का राज होगा। तो ये कंसेप्ट जो है किसके कॉन्स्टिट्यूशन में है, पहला ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, तो ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में है। द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर वेटो इज फाउंड इन, मतलब कि अगर पीपल चाहे तो पॉपुलरिटी के हिसाब से भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, बदलाव कर सकता है। तो ये स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में है। आप लोग जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है, अगर पीपुल चाहे तो किसी भी पॉलिसी पर भी डायरेक्ट वोटिंग कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि पॉपुलर वेटो पावर जो है लोगों को दिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं। तो ये जो है स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर नेक्स्ट है द फ्रेज
इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के आगे सब बराबर है। यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा हुआ है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के आगे सब बराबर है, चाहे वो कोई भी हो, क्यों ना वो प्रधानमंत्री हो, क्यों ना वो राष्ट्रपति हो, क्यों ना एक फार्मर हो या मजदूर हो, कोई भी हो, सारे लोग जो है कानून के सामने इक्वल है, बराबर है। ये आर्टिकल 14 में बताया गया है। ऑफ इंडियन हैज बीन बोरोड फ्रॉम, किससे लिया गया, किससे लिया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से इक्वलिटी बिफोर लॉ लिया गया। फिर द राइट टू वोट इन इलेक्शन टू ए पार्लियामेंट इज ए, कहता है कि राइट टू वोट इन इलेक्शन, जो वोटिंग करने का जो पावर है इलेक्शन में, जानते हैं कि ज़्यादा से सभी लोग जो है जो 18 वर्ष से ज़्यादा के उम्र के हैं वो लोग जो है वोट डाल सकते हैं इलेक्शन में। पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है जिसमें कि प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, हेड ऑफ द नेशन, मतलब हेड बनाए जाते हैं कैबिनेट का, तो वो जो है कौन सा राइट है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दिया है। वो फंडामेंटल राइट अलग चीज़ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू वोट इन इलेक्शन इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। नेक्स्ट है द टर्म सेकुलर, आप जानते हैं कि सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म को हिंदी में बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, मतलब सभी धर्मों के प्रति समान भावना अगर आपका है तो आप सेकुलर हैं। तो द टर्म सेकुलर वाज एडेड इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज, तो जो सेकुलर वर्ड है, पहले जब हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसमें सेकुलर वर्ड नहीं था, ये सेकुलर वर्ड बाद में ऐड किया गया था। तो ये सेकुलर वर्ड जो ऐड किया गया था वो 42nd अमेंडमेंट के टाइम में किया गया था। तो 42वां संशोधन जब संविधान का था तो उसमें सेकुलर वर्ड लाया गया था। फिर ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है, तो ऑटोक्रेसी मतलब होता है कि एक ही आदमी, एब्सोल्यूट रूल बाय वन, मतलब एक ही आदमी राज करे, दैट इज कॉल्ड एज द ऑटोक्रेसी। जैसा कि आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य काल में, सल्तनत काल में क्या होता था कि राजा जो है पूरा रूल करता था, एक ही आदमी रूल करता था, तो वही है ऑटोक्रेसी, मतलब होता है एब्सोल्यूट रूल बाय वन पीपल्स, मतलब एक ही आदमी राज करे, दैट इज कॉल्ड एज द ऑटोक्रेसी। द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एडॉप्टेड फ्रॉम, कहता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये कहाँ से लिया गया, ये आइडिया कहाँ से अडॉप्ट किया गया, तो ये यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से किया गया, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अडॉप्ट किया गया। सिविल इक्वलिटी इम्प्लॉयज, सिविल इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जैसे इंडिया में है सिविल इक्वलिटी है, आपको जो अपॉर्चुनिटी है उसमें इक्वलिटी बढ़ता जाता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिटिकल राइट, कहता है कि इसमें से कौन सा ऐसा है 4 ऑप्शन में जो कि पॉलिटिकल राइट है, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ये जो है आपका पॉलिटिकल राइट है। जैसे अभी आपको हमने बताया था कि राइट टू वोट इन इलेक्शन क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये क्या है, पॉलिटिकल राइट है, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहता है जो भारत का संविधान है उसमें कितना जो है मौलिक कर्तव्य है, तो वो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। ए रीट ऑफ मेंडामस कैन बी इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू, कहता है ये जो सुप्रीम कोर्ट है बहुत सारे 4-5 तरह के रीट जो है लगभग इशू करते हैं, तो वो पूछता है कि ये मेंडामस रीट जो रीट है ये कब इशू करते हैं, तो ये जो है एन ऑफिशियल टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, कोई ऑफिशियल जो है जब पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो उसमें मेंडामस रीट जो है इशू करता है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ, कहता है कि जो भारत का संविधान है माइनॉरिटी किस आधार पर कहता है किसी भी समुदाय को, तो माइनॉरिटी कहता है कि जब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन, मतलब कि उसका जो है पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है उस ग्रुप का कंपेयर टू टोटल पॉपुलेशन के कंपेरिजन में, तो उस आधार पे माइनॉरिटीज, जैसे कि आप जानते हैं कि क्या है इंडिया में जो है सिख समुदाय है, जैसे कि वो माइनॉरिटीज में आते हैं, बौद्ध समुदाय है वो लोग भी माइनॉरिटी में, जैन समुदाय है वो भी, इवन मुस्लिम समुदाय भी माइनॉरिटी में आते हैं। 29 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, कहता है इसमें अब कौन सा ऐसा है जो फंडामेंटल राइट नहीं है, जैसे राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिबर्टी
स्वतंत्रता का अधिकार ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये भी फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी ये जो है फंडामेंटल राइट अब नहीं है, इसको 42nd अमेंडमेंट में हटा दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से। 2 क्वेश्चन और है। फंडामेंटल ड्यूटीज वे आर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हम अभी देखे कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसको 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, एडिट किया गया था। फिर नेक्स्ट है, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट इन्यूमरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अगर जहाँ आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप किसके पास जाएंगे, उसका गार्जियन किसको बनाया गया है? उसका गार्जियन बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट आपका वायलेट करता है, आपका तोड़ता है आपका फंडामेंटल राइट, आपके फंडामेंटल के राइट के विरुद्ध कोई बोलता है, आपका कोई फंडामेंटल राइट आपका छीनता है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठकठका सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में को गार्जियन बनाया गया है फंडामेंटल राइट का। तो दोस्त ये वीडियो था इंडियन पॉलिटी पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि हम आपको बोले हैं कि हर एक जो मेरा सब्सक्राइबर है या जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम 10 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कम से कम 10 लोगों के साथ, चाहे वो फेसबुक पे शेयर कीजिए या ऐसे टॉकिंग करके बताइए, इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि और भी और अच्छा से अच्छा वीडियो हम आपके लिए ला सकें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इस वीडियो को समझने में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि, और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमको कमेंट का आपका इंतज़ार रहेगा। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।